पैक्स क्या होता है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैक्स क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, पैक्स को बनाने के पीछे मेन उद्देश्य क्या था, मेन मकसद क्या था, पैक्स की होने से क्या फ़ायदे होते हैं, पैक्स के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं वर्तमान समय में और निकट भविष्य में, और पैक्स जो है वो भारत में यूरोप या अफ्रीका के देशों जितना सफल क्यों नहीं हो पाया। इसके अलावा इसमें हम पैक्स की पूरी चुनाव प्रक्रिया को भी समझेंगे कि कैसे पैक्स के चुनाव होते हैं, इसका सिस्टम क्या है, और इसके साथ ही पैक्स से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है और जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैक्स होता क्या है। पैक्स, जिसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति, इसका जो मेन काम है वो किसानों को कम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना, यानी कि लोन मुहैया कराना, पैसे देना है। ठीक है, यानी किसानों को कम ब्याज पर पैसे मिल सकें, इसके लिए ही पैक्स की शुरुआत की गई थी। हालांकि बाद में जो पैक्स है उसमें और भी बहुत सारे काम जुड़ते चले गए और भी किसानों के फ़ायदे की चीज़ें इसमें जुड़ी जाने लगी, और बाद में भारत में कई जगहों पर इसके नाम को चेंज करके प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कर दिया गया, यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारिता समिति। तो भारत में पैक्स को दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, और दोनों चीज़ें जो होती हैं वो एक ही होती है और एक ही तरीके से काम करती है। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर राज्य सरकार जो है वो कानून बनाती है। ठीक है, इसलिए राज्यों के अनुसार इसकी चीज़ें जो है वो अलग अलग होती रहती है, और पैक्स का चुनाव करवाने का ये जो जिम्मेवारी होती है वो भी राज्य चुनाव आयोग की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पैक्स की शुरुआत कब हुई। तो पैक्स की शुरुआत जो है वो अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। वर्ष 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन हुआ था, और उसके बाद उस वक्त जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, उनके कार्यकाल में ही भारत में एक एक्ट बना जिसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कहा जाता है। ठीक है, जो कि 1904 में लागू हुआ, और इसी एक्ट के तहत भारत में कई सारी सहकारी समितियां बनी। इसी के तहत पैक्स बना। पैक्स को बनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो किसानों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालना था। पहले क्या होता था कि जो किसान होते थे उनको खेती करने के लिए पैसे चाहिए थे, बीज खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए या खाद खरीदने के लिए, जो भी कह सकते हैं। तो उसके लिए वो गांव में अपने या साहूकारों से पैसे लेते थे, और जो साहूकार होते थे वो उनसे मनमाने ढंग से ब्याज वसूलते थे और उनको मजबूर करते थे, यानी किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी फसल उन्हीं साहूकारों को बेचें, और साहूकार लोग जो थे वो सस्ते दामों पर ही किसानों की फसलें खरीद लेते थे। इससे क्या होता था, एक किसानों को फ़ायदा नहीं होता था, और किसान जो होते थे वो साहूकारों के पास एक तरीके से कहें कि बंधुआ बन के रह जाते थे। उनकी जो ज़मीनें थी वो भी उनके पास, साहूकारों के पास बंधक बन के रह जाती थी। तो इस ये जो चीज़ें थी, इससे किसानों को बाहर निकालने के लिए ये पैक्स बनाया गया। हालांकि भारत में जब पैक्स बना उससे पहले यूरोप या अफ्रीका के देश जो थे वहाँ पे पैक्स बन चुका था, और वहाँ पे इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए मिले थे, और वहाँ पर जो किसान थे वो वहाँ के साहूकारों के चंगुल से बाहर निकल पाए थे और उनकी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हुआ था। इसीलिए भारत में भी इसे लागू किया गया। ठीक है, तो शुरुआत जो हुआ वो, इसकी शुरुआत किसानों को सस्ते दरों पर ऋण देने के लिए हुई थी। अब बात करते हैं कि पैक्स के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो पैक्स का सबसे पहला उद्देश्य है किसानों को सस्ते दरों पर ऋण मुहैया कराना, पैसे देना।
दूसरा जो पैक्स का मुख्य उद्देश्य है वो है कि किसानों की जो फसलें हैं वो सही दामों पर बिक सकें। इसीलिए जो पैक्स होता है वो किसानों की फसलों की खरीदारी भी करता है। होता ये था कि जब भारत में जो किसान हैं उनके पास फसलों को स्टॉक करने की कोई खास व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में किसान जो थे वो फसल उत्पन्न होने के बाद फसल जब उनके पास कटाई हो जाती है, उनके पास जब फसल आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको लेकर के बाज़ार में जाते हैं। और वैसी स्थिति में बाज़ार में जो व्यापारी होते हैं वो उनकी फसलों को सस्ते दामों पर ही खरीदना शुरू कर देते थे। तो इसीलिए पैक्स बनाया गया और इसमें ये व्यवस्था की गई कि किसानों की जो फसल है उसको सही रेट पर खरीदा जा सके। भारत में कई सारी फसलों की जो सरकार है वो एमएसपी तय करती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। और इसी के तहत किसानों को एक अच्छी थोड़ी कहें कि ठीक ठाक रकम मिल जाती है, थोड़ा ठीक ठाक प्राइस मिल जाता है जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। तो पैक्स जो होती है वो किसानों की फसलों की खरीदारी भी करती है। अगर तीसरे उद्देश्य की बात करें तो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य भी पैक्स के द्वारा किया जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा जो बीज आते हैं, खाद आती है, दवाइयाँ आती हैं और भी जो चीज़ें आती हैं, जो उपकरण आते हैं, वो भी सीधे और आसानी से किसानों को पहुंच सके, ये काम भी पैक्स के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जो पैक्स होती है वो फसल बीमा भी करती है और इस तरीके से किसानों के फ़ायदे के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब करने का काम पैक्स करती है। इसके अलावा जो पैक्स का बेसिक काम होता है वो किसानों के फ़ायदे के लिए, हितों के लिए काम करती है और किसानों में एक सामाजिक और आर्थिक जो किसानों की स्थिति है उसको सुधारने का काम भी ये करती है। अब बात करते हैं कि पैक्स के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो पैक्स के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है लिमिटेड फंडिंग, यानी कि पैसे जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उसके लिए आपको पैक्स के काम करने के तरीके का समझना होगा। पैक्स जो होती है वो अपने सदस्यों से, ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि किसान जो होते थे वो जा कर के साहूकारों से पैसे लेते थे और उनको ब्याज देते थे। पैक्स जब बना तो इसमें यह सिस्टम बनाई गई कि जितने भी उसके किसान होंगे, जितने भी उसके सदस्य होंगे किसान, वो सभी क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पैसे उसमें जमा करेंगे। ठीक है, पैक्स में वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे और उसी पैसे से जो पैक्स के किसान हैं उनको बाद में जिनको भी लोन की ज़रूरत होगी उनको लोन दिया जाएगा और उनसे बहुत ही थोड़ा सा ब्याज लिया जाएगा और वो ब्याज के पैसे जो हैं वो वहाँ पे आएंगे तो उसी ब्याज के पैसे से बाकी लोगों को भी उसका ब्याज दिया जाएगा, जैसे कि बैंक अमूमन कार्य करते हैं। और इसीलिए कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी बनाए गए। बैंक क्या करता है, या जो बेसिक बैंक का काम करने का तरीका है वो क्या होता है कि लोगों के पैसे वहाँ पे जमा होते हैं और उस पर बैंक जो होता है वो लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देता है और बैंक जो होता है वो किसी को लोन देता है और उसके बदले में उससे वो ब्याज लेता है जो कि थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी इसी तरीके से काम करती है, जो सहकारिता समिति है, कि सभी लोग जितने भी उसके मेंबर होंगे वो थोड़े थोड़े पैसे देंगे महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से या सदस्यता शुल्क के रूप में, और वो पैसे एक जगह पर इकट्ठे होंगे और उससे सभी को लोन दिया जाएगा। तो इसकी एक लिमिटेड फंडिंग होती थी, बाद में इसमें सरकार ने पैसे डाले और ये पैसे जो हैं वो अधिक हो गए और इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स भी बनाए गए। हालांकि अभी भी कोऑपरेटिव जो बैंक्स होती है उसकी क्षमता बाकी बैंकों से कम ही होती है। अगर बात करें तो दूसरी जो समस्या है वो ये है कि इसकी प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं, यानी कि इसमें जो अधिकारी होते हैं उनकी कमी अमूमन देखने के लिए मिलती है। ज़्यादातर जो इसके अधिकारी होते हैं प्रशासनिक, वो किसानों की फ़ायदे की बात न करके जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं के साथ ये भी जुड़ जाते हैं। जब बाद में ये सर्वे हुआ पैक्स लागू होने के बाद और अंग्रेज़ों ने इसका सर्वे करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि जितने यूरोप या अफ्रीका के देश थे वहाँ पे जितने फ़ायदे हुए उतने फ़ायदे भारत में देखने के लिए नहीं मिले। उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि भारत में जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनी हैं
इसके जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े किसान हैं उन्हीं को लोन दे रहे हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। छोटे किसानों को मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब कहें कि इसमें भ्रष्टाचार उसी समय घुस गया था। और अगर अभी के समय की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती है वो भ्रष्टाचार ही है। भारत में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार होने के पीछे एक बड़ी वजह यही मानी जाती है कि किसान जो होते हैं वो पहले से ही एक तरीके से भारत में कमज़ोर हैं। ठीक है, उनको कमज़ोर पहले से ही वो थे साहूकारों की अपेक्षा। साहूकारों के साथ जब सरकार काम करती थी, किसान काम करते थे, उस समय वो कमज़ोर थे। बाद में साहूकार तो ख़त्म हो गए, लेकिन ये बैंक्स भी हैं वो बड़े लोगों की ही बातें मानते हैं। किसानों के साथ कोई ख़ास उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता, क्योंकि किसानों के अपने अधिकार पता नहीं होते, किसान बहुत ज़्यादा लड़ नहीं सकते हैं। तो ये भ्रष्टाचार भी इसमें सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। अब बात करते हैं पैक्स के चुनाव प्रक्रिया की। पैक्स की जो चुनाव प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल होती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसको बताने की कोशिश करूँगा। तो पैक्स में क्या होता है कि भारत में जो किसान वाले क्षेत्र हैं उनको भौगोलिक स्थिति के आधार पर कई सारे पैक्स के क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक क्षेत्र हो गया, जैसे विधानसभा क्षेत्र होता है, पंचायत होता है, उस तरीके से एक पैक्स का अलग से क्षेत्र होता है। ठीक है, और उन पार्टिकुलर क्षेत्र को एक पैक्स क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो पैक्स होता है इसको चलाने के लिए एक पैक्स अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ऐसे करके कई सारे पदाधिकारी इसको चलाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं और उसके साथ कुछ पदाधिकारी चुने जाते हैं और बाद में उन लोगों को अलग अलग पद दिया जाता है। जो मुख्य पद होता है वो पैक्स अध्यक्ष का पद ही इसमें होता है। ठीक है, तो जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो इसके काम को चलाते हैं। अब पैक्स जो होती है उसको किसानों के फायदे के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसलिए पैक्स में जो मतदाता होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो किसान ही होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम विधायक या सांसद की बात करें या मुखिया की बात करें तो उनमें क्या होता है कि उस क्षेत्र के जितने भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग होते हैं वो सब उसके मतदाता होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, पैक्स में ऐसा नहीं होता है। पैक्स में क्या होता है कि उस क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो किसान होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि पैक्स में अपनी नाम जुड़वाते हैं। तो अपनी सदस्यता एक तरीके से जा कर के वहाँ वो पैक्स में सदस्य बनते हैं। ठीक है, और पैक्स में सदस्य बनने के लिए एक छोटी सी राशि जो है वो जमा करनी होती है, थोड़े से पैसे जमा करने होते हैं। वो राशि बहुत ही कम होती है, अगर बिहार की बात करें तो वो शायद 11 रुपये या कुछ ऐसे हैं। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही छोटी सी राशि होती है जो कि जमा करनी होती है पैक्स का सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर सांसद के चुनाव के टाइम में अपना नाम जुड़वा लेता है वोटर लिस्ट में, तो विधायक का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, किसी का भी चुनाव हो, सब में उसका नाम उसमें जुड़ा रहता है और वो वोट देता रहता है। लेकिन पैक्स में ऐसा नहीं होता। पैक्स में अलग से आपको अपना नाम जुड़वाना होता है। और जो लोग पैक्स के सदस्य होते हैं वही पैक्स के मतदाता भी होते हैं। और पैक्स का बेसिक नियम है कि वो व्यक्ति किसान होना चाहिए। हालांकि दूसरे लोगों का भी नाम बहुत जगहों पर जोड़ दिया जाता है, लेकिन सिस्टम यही है कि किसानों का नाम ही जोड़ा जाए, क्योंकि पैक्स जो है वो किसानों के लिए ही बना है। इसके बाद इसके प्रत्येक 5 वर्षों पर चुनाव होते हैं और इसमें कई सारे लोग जो हैं वो खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो पैक्स अध्यक्ष का पद होता है। वहीं पूरे पैक्स के जो भी फैसले होते हैं, किस तरीके से फसलों की खरीदारी करनी है, यानी कि राज्य सरकार जो फसल खरीदारी के लिए डेट निकालेगी, खरीदारी करेगी, उसको अपने क्षेत्र में खरीदारी करना, जो खाद आएंगे, बीज आएंगे, उसको क्षेत्र में अपने बांटना। इसके अलावा और भी जो ऊपर से आदेश आएंगे कि ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये किसानों को पता चलनी चाहिए, ये सब करने का काम इन लोगों का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है पैक्स अध्यक्ष का, वो जा कर के पैक्स में नामांकन करता है जब चुनाव होते हैं तब। और इसके बाद राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि वो पैक्स के चुनाव को निष्पक्ष और सही तरीके से करवाए। और जितने भी इसके सदस्य होते हैं वो सभी इसमें वोट डालते हैं और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। हालांकि पैक्स अध्यक्ष के अलावा कुछ अन्य पदाधिकारी भी चुने जाते हैं। ठीक है, उन लोगों का भी वोट होता है
और वो सब बाद में कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इस तरीके से बनते हैं। लेकिन मुख्य पद पैक्स अध्यक्ष का ही होता है, बाकी लोग सिर्फ पदाधिकारी के रूप में चुने जाते हैं और वो बाद में बनते हैं, उनको अलग अलग पद दिया जाता है। तो इस तरीके से इनकी पूरी चुनाव प्रक्रिया है। मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में पैक्स के बारे में सारी बातें बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि भारत में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब लागू हुआ और उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने इस वीडियो में दिया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है इस के जवाब पर तो इसको वीडियो को फिर से देखिए और इसका जो उत्तर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि भारत में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब लागू हुआ और उस समय भारत का वायसराय कौन था। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और ये भी उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।